बोर्ड्स की डेट नजदीक आ गई है, बोर्ड्स एग्जामिनेशन की डेट भी और ज्यादा नजदीक आएगी, डेट शीट वेरी वेरी सून इट इज गोइंग टू बी रिलीज। आपको ये पता होना चाहिए कि काउंसिल जो है आपका जो सेट करेगा बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर्स, वो स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू सिलेबस करता है। ठीक है, मैं हमेशा आपको ये स्ट्रैटेजी वीडियोस में भी बताती रहती हूँ कि सिलेबस सबसे पहले देखना है, ताकि हम कुछ भी एक्स्ट्रा स्टडी नहीं कर रहे हैं। अब एक्स्ट्रा पढ़ने का तो अपने पास टाइम भी नहीं है। ठीक है, अभी तक भी मैं कुछ देखती हूँ बच्चों को जिनको सिलेबस का क्या इंक्लूडेड है क्या एक्सक्लूडेड है उससे रिलेटेड कंफ्यूजन्स है, तो इसके लिए ये वाला वीडियो आपको अच्छे से देखना है। दिस इज फॉर हिस्ट्री एंड सिविक्स, लेटेस्ट सिलेबस क्या क्या है, क्या आप अपनी जो प्रिपरेशन है इसी हिसाब से कर रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ रहे हो, कुछ कम तो नहीं पढ़ रहे हो, दैट इज इवन मोर रिस्की, राइट। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो से क्लियर कर देंगे। उसके बाद आपको स्ट्रैटेजी वीडियो मिल जाएगा, जिससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि किस तरह से आप हिस्ट्री एंड सिविक्स बेस्ट वे में अपने आंसर्स प्रेजेंट कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो टू स्कोर 100 on 100। यस, इट इज वेरी मच पॉसिबल। उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस ओवरव्यू, ताकि क्लैरिटी रहे कि क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, लेट्स बिगिन। तो दिस विल बी सिलेबस फॉर HCG क्लास 10। 2 आवर्स का पेपर है, सबको पता है एक ही पेपर होता है, हिस्ट्री सिविक्स का एक, ज्योग्राफी का एक, कंबाइन करके बाद में एवरेज आउट होता है, आपके सोशल स्टडीज का मार्क एक बनेगा, लेकिन पेपर अलग अलग होते हैं। कैरिंग 80 मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट होता है कितना, 20 मार्क्स का। ठीक है, तो इंटरनल असेसमेंट में आपके प्रोजेक्ट्स आते हैं। इंटरनल आपका जो एक स्कूल के एग्जाम होगी वो देगी मार्क्स, और उसके अलावा एक्सटर्नल देगा। एक्सटर्नल हो सकता है स्कूल की ही कोई दूसरी सब्जेक्ट की टीचर हो या दूसरे स्टैंडर्ड की टीचर हो, वो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो वही एक्सटर्नल होता है, जरूरी नहीं कि बोर्ड की तरफ से कोई आए, विच इज द केस फॉर CBSE। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्शन ए जो है सिलेबस में आपका सिविक्स का आता है। सिविक्स में सबसे पहला चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का वीडियो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसका मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, इसमें आपको वो इंक्लूड नहीं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट आई डेफिनेटली टेल यू कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, जिसको बिल्कुल वैसे तो किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते, लेकिन लॉन्ग आंसर्स के लिए किस यूनिट को पकड़ा जाए, किसको करा जाए, किसको ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है, वो सब आपको बताया जाएगा। इस वीडियो में सिलेबस देख रहे हैं, यूनियन लेजिस्लेचर में क्या क्या है, फेडरल सेटअप पूरा आएगा। ठीक है, फेडरल सेटअप जो है आपका एक टॉपिक है, अलग से टेक्स्ट बुक में दे रखा है। लोकसभा, टर्म, कॉम्पोजिशन, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें जो है लोकसभा के बारे में आपको पढ़नी है। कुछ एक दो चीजें अगर नहीं है, देखो ये पूरा आपको पढ़ना है, एक एक चीज दे रखी है टॉपिक वाइज, यही पढ़ना है। ये सारी चीजें आप देख लेना, ये पढ़ने हैं लोकसभा के और राज्यसभा के। ठीक है, ये पढ़ा। उसके बाद देखते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ यूनियन पार्लियामेंट। इसके इतने सारे जो पावर्स एंड फंक्शंस है वो पूछे जाएंगे। उसके अलावा एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द 2 हाउसेज, ये देखो, ये मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लूसिव पावर्स, डिफरेंसेस, ये सारी चीजें आपको MCQ, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स के लिए पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं द यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या आएगा, प्रेसिडेंट आएगा, उसके क्वालिफिकेशन, कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, रीजन फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन, टर्म ऑफ ऑफिस और प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट, और इनके सारी जो तरह तरह की पावर्स है। इसमें ध्यान रखना, जो पूरा प्रोसेस है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, वो नहीं है, आपको इसमें सिर्फ कॉम्पोजिशन ही पढ़ना है। ठीक है, तो वो लंबा चौड़ा याद करने में मत फंस जाना। ये एक एक टर्म आप ढंग से पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा, टेक्स्ट बुक लेके टिक मार्क करते जाना। ठीक है, आगे हम पावर्स, प्रेसिडेंट की पावर्स अच्छे से करनी है, ये इंपॉर्टेंट होती है। वाइस प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन, टर्म ऑफ ऑफिस एंड पावर्स। ठीक है, इसमें इतना ही पढ़ना, इसमें इलेक्शन का कुछ इस तरह का है नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम प्राइम मिनिस्टर पे। अब प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसमें इनके अपॉइंटमेंट, फॉर्मेशन, फंक्शन, ये सारी चीजें आएगी। आप इस तरह से यहाँ पे देख लेना, एक एक चीज, अगेन लाइक आई सेड, एक एक चीज पढ़ना, टिक मार्क करना और पढ़ना। ठीक है, और इसके नोट्स बनाने, ऑफ कोर्स मैंने नोट पिकिंग का वीडियो तो बना ही दिया है। इसके नोट्स बहुत ही, देखो सिविक्स में फटाफट बन जाते हैं नोट्स, तो बनाने का आलस करना मत। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा थर्ड यूनिट, विच इज ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट करना ही करना है। अब देखो, ये एक ट्रेंड चला आ रहा है कि स्पेसिमेन पेपर में अगर सुप्रीम कोर्ट पूछा है तो वो लोग जो आपका एग्जामिनेशन जो बोर्ड्स का होगा उसमें हाई कोर्ट पूछ लेते हैं, या फिर अगर हाई कोर्ट दे देगा स्पेसिमेन पेपर में तो सुप्रीम कोर्ट। इस तरह का ट्रेंड चला आ रहा है। आई विल नॉट से कि इसको फॉलो करो, बट इट्स अ हंच कि इस तरह से आप कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या आता है, कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ज्यूरिसडिक्शन एंड फंक्शंस। इस तरह के सारे फंक्शंस है वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अपीलेट, एडवाइजरी, रिवाइजरी, जुडिशरी, इस तरह का जुडिशियल रिव्यू एंड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते ही है। और एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड रिट्स, रिट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको करना है, ढंग से करना है। ठीक है,
हाई कोर्ट्स का जब टॉपिक आता है तो अगेन इस तरह से आप देख लेना सारी चीज़ें, इस पर भी फंडामेंटल राइट्स एनफोर्समेंट जो है वो लिखा आएगा ही आएगा, इसके फंक्शंस लिखे हुए आएंगे, वही कि वही सेम है। इसके नोट्स बनाना मैं जल्दी से इसका किस तरह से अच्छे से नोट्स बन सकते हैं वो अपने वन शॉट में या फिर रैपिड रिविजन में इंक्लूड कर दूंगी। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी पढ़ना है, डिस्टिंक्शन बिटवीन कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशंस कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बन जाता है। लोक अदालत मीनिंग्स एंड एडवांटेजेस, नोट्स इसके अच्छे से अगर बन जाएंगे, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, अगर इसके अच्छे से नोट्स आपने बना लिए पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि देखो बहुत ही स्पेसिफिक दे रखा है, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है ही नहीं, तो इट इज़ वेरी मच डुएबल। इन चीज़ों को स्किप करना मत, क्योंकि एक एक दो दो मार्क ही आपके ले जाते हैं ओवरऑल जो आपका मार्क्स है, क्योंकि HCG इन दोनों का एवरेज आउट होगा इवेंचुअली, राइट, तो ओवरऑल कम हो जाएंगे। इसलिए कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है, आप देख ही रहो, एकदम टू द पॉइंट सिलेबस को स्टिक करना है, कम हो जाता है सिलेबस, बहुत चीज़ें नहीं आएगी जो आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। अब आ जाते हैं हिस्ट्री पे, सेक्शन बी जो है हिस्ट्री का है, हालांकि सेक्शन है और सेक्शन बी इन योर एग्जामिनेशन पेपर इज वेरी डिफरेंट, ऐसा नहीं है कि सिविक्स अलग पूछते हैं हिस्ट्री अलग पूछते हैं, लेकिन इसमें सिलेबस के हिसाब से हम देख रहे हैं अभी। अब आ जाते हैं फर्स्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये आपका यूनिट 1 है 1857 टू 1917, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं अभी से ही थोड़ा बहुत गिव अवे कर रही हूँ क्योंकि इसमें मेरे को दिख रहे हैं ना चैप्टर्स, मैं बताती भी जा रही हूँ। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ओनली द कॉजेज, ज़्यादा मत पढ़ने की कोशिश करना, कॉजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज आएंगी, ठीक है, तो कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। अब अगर आपने इतना दो देखा ना तो बहुत चीज़ें तो इसी से छट जाती है, तो याद रखना, ठीक है। इसमें लिखा है इवेंट्स हाउएवर नीड टू बी मेंशन्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन कंटिन्यूटी फॉर अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, तो आपको इवेंट्स या डेट्स उतनी याद नहीं करनी है, सिर्फ इसमें जो डेट्स आती है ना वही याद करनी है, बाकी चीज़ों में पढ़ना मत, ठीक है। फैक्टर्स लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यस, लेकिन सेकंड में आएगा, सेकंड ऑर्डर पे आएगा, ठीक है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसी, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, राम मोहन रॉय, ज्योतिबा फुले, कॉन्ट्रीब्यूशंस इनके ब्रीफली एंड रोल ऑफ द प्रेस, ठीक है, तो ये आपको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट है फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नवरोजी वाला टॉपिक है। एज प्रीकर्सर्स इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें बनता है। फर्स्ट 2 सेशंस एंड देयर प्रेसिडेंट्स शुड बी मेंशन, क्या लिखा है, फर्स्ट 2 सेशंस एंड देयर प्रेसिडेंट्स शुड बी मेंशन, ठीक है, ज्यादा इसमें स्टोरियां मत लिखने, मत लर्न करने बैठना। फर्स्ट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट 1885 टू 1907, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ द स्ट्रगल ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट, एनी 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस, क्या लिखा है यहाँ पे, एनी 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ दादा भाई नवरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, तो इसमें भी बहुत बच्चे ज्यादा पढ़ लेते हैं, नोट्स में भी लंबा लंबा बन जाता है, लेकिन करना ही नहीं अपने को, लिखे 2 है, पूछेंगे भी 2, जैसे कि मैंने कहा बाहर से कुछ भी नहीं पूछते, वेरी वेरी strictly following the syllabus, that is how ICSE will set the paper. Second phase of the Indian national movement, brief mention of the causes of the partition of Bengal, causes important है यहाँ पे, and its perspective by the nationalist. इसमें next आता है brief mention of the सूरत split। अब इस चैप्टर में briefly mention करना है सूरत split के बारे में, ठीक है, 1907, objectives and methods of the struggle of the radicals, ये आ गए आपको सिस्टमैटिकली नोट्स में बनाने हैं, और एनी 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ लाल बाल पाल, अगेन 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस ही अपने नोट्स में भी उतना ही लिखना, एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। फैक्टर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ये यस, मुस्लिम लीग में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी, बहुत सारी पब्लिकेशंस जो है उसमें एक्स्ट्रा भर रखा है, आपको करने क्या है, मुस्लिम लीग में फैक्टर्स लीडिंग and its objectives, ठीक है, और फिर brief mention of the significance of the Lucknow Pact 1916, इसका भी brief mention, बहुत लंबा चौड़ा आंसर पूछेंगे नहीं, तो इतना ही करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं मास फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट 1915 टू 1947, इसमें आपको पता ही होना चाहिए जो फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जो है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कॉजेज, खिलाफत मूवमेंट, राहुल अटैक, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, प्रोग्राम एंड सस्पेंशन, चौरी चौरा इंसिडेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट, civil disobedience movement, causes, reaction to the Simon Commission, declaration of Purna Swaraj at the election of 1929, Dandi March program and impact of the movement, Gandhi Urban Pact and the second roundtable conference, Quit India movement, uske causes, failure of the Cripps mission, Japanese threat, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द मूवमेंट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है क्योंकि ये सारी ही करनी बहुत ज़रूरी है। इसमें से हर साल, मानो ऑलमोस्ट हर साल, अगर क्योंकि आप लास्ट 10 के देखोगे ये इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। लेकिन इसका अगेन लाइक आई सेड स्पेसिफिक आपको वीडियो भी हम बना के दे देंगे,
कि क्या क्या बिल्कुल छोड़ने ही नहीं है चैप्टर इस तरह के, पर वो लास्ट मोमेंट चीज़ है। मैंने आपको हमेशा से कहा है कोई चैप्टर छोड़ना है ही नहीं, छोड़ ही नहीं सकते। फॉरवर्ड ब्लॉक आ जाते हैं, इसके सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे एंड INA ऑब्जेक्टिव्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस। छोटा सा चैप्टर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतना ही करना है। इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, कैबिनेट मिशन, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में से करनी है, ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो आ जाते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, विच इज द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अगेन इंपॉर्टेंट तो है ये यूनिट, क्योंकि इसमें से MCQs और 2 मार्कर्स तो पूछते हैं। लॉन्ग आंसर्स के लिए भी अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो जो इन 2 यूनिट्स में से है, तो वो भी आपको करना ही करना है, ठीक है। तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या आ जाता है, सबसे पहले आता है देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, उसमें सिर्फ कॉजेज पूछ रहे हैं। कॉजेज देख लो, ये उसमें भी ये देख लो क्या क्या है नेशनल। अगर आपकी टेक्स्ट बुक में इस तरह की लैंग्वेज नहीं दे रखी है तो आप ये देख लेना कि किस तरह से आपको इसको बाइफर्केट करना है इन पॉइंट्स। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, आर्मामेंट्स रेस, डिवीजन ऑफ यूरोप एंड साराजीवो क्राइसिस, और इसके रिजल्ट्स भी 3 है, ट्रीटी ऑफ वर्साई, टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट और फॉर्मेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। तो कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज ही करने हैं, ठीक है। मोटा मोटी आप ये इसमें से देख लेना। राइज ऑफ डिक्टेटरशिप है, उसमें बहुत चीजें एक्स्ट्रा दे रखी है आपके टेक्स्ट बुक में। करना सिर्फ आपको है कॉजेज ही करने, कॉजेज फॉर द राइज ऑफ फैशिज्म इन इटली एंड राइज ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी, कॉजेज, ठीक है, इतना ही करना है। एंड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मुसोलिनीज फैशिस्ट एंड हिटलर्स नाजी आइडियोलॉजीज, यानी कंपैरेटिव क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलैरिटीज है, ये करना है, ठीक है। ज्यादा इसकी पूरी जो स्टोरी है कैसे वो इवॉल्व हुआ वो नहीं करना है, ओनली कॉजेज। आगे हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखते हैं, विच इज उसमें भी सिर्फ आपको कॉजेज करने हैं। क्या क्या है, डिससैटिस्फैक्शन, राइज ऑफ फैशिज्म, नाजिज्म, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, जापानीज इन्वेजन ऑफ चाइना, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस के बाद हिटलर्स इन्वेजन ऑफ पोलैंड, ये इसका इमीडिएट कॉज होता है। ब्रीफ मेंशन ऑफ द अटैक ऑफ पर्ल हार्बर एंड बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, इसका ब्रीफ मेंशन क्यों जरूरी है, क्योंकि बाद में जब हम जापान और अमेरिका का वो देखते हैं उसमें पता होना चाहिए। अगेन ये आपको MCQs में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। पर्ल हार्बर और हिरोशिमा नागासाकी के एटॉमिक बॉम्बिंग से इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसकी डेट भी पता होना बहुत जरूरी है, नॉट जस्ट फ्रॉम योर GK पर्सपेक्टिव पर बोर्ड एग्जाम पर्सपेक्टिव। कॉन्सिक्वेंसेज, डिफीट ऑफ एक्सिस पावर, फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड कोल्ड वॉर, ये भी आपको पता होना ही चाहिए। कॉन्सिक्वेंसेज और कॉजेज इन तीनों चैप्टर्स की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम यूनाइटेड नेशंस पे। UN एंड इट्स एजेंसीज इंपॉर्टेंट चैप्टर है ही है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द UN आपको पूरा करना पड़ेगा, अच्छे से करना है इसको प्रिपेयर। उसके बाद आते हैं कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ UNGA, UNSC एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये 3 ऑर्गन्स ही आपको करनी है अच्छे से। नेक्स्ट आ जाते हैं मेजर एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको फंक्शंस करने हैं। यहाँ पे फिर भी देखो कॉम्पोजिशन भी दे रखा है, यहाँ पे कॉम्पोजिशन या फिर तरह तरह की जो बाकी चीजें हैं कहीं याद करने की जरूरत नहीं है। यूनिसेफ, WHO और यूनेस्को के फंक्शंस ही काम आएंगे आपको फॉर दिस बोर्ड एग्जामिनेशन 2025, ठीक है। तो अगर कोई बाद में मुझे देख रहा है तो आप प्लीज अपना लेटेस्ट सिलेबस ही देखना, ठीक है। नॉन अलाइंड मूवमेंट, ब्रीफ मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, पंचशील, रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू, नेम्स ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ NAM, सिर्फ इतना ही करना है। इसमें भी एक्स्ट्रा दे रखा है चैप्टर में, वो करने की जरूरत नहीं है। ब्रीफ दे रखा है तो ब्रीफ ही करना है, पूरी स्टोरी लिखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया इंटरनल मार्क्स होंगे 20 मार्क्स, 80 मार्क्स का तो आपको पेपर ही हो जाता है, 2 आवर्स का पेपर ही होगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस शुरू नहीं करी है, आई कीप रिपीटिंग, प्लीज़ राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दो। लॉन्ग आंसर्स में टाइम जाते ही जाता है, टू द पॉइंट लिखना शुरू करना चाहिए आपको। मॉडल आंसर्स या परफेक्टली आंसर कैसे लिखना है, टू द पॉइंट कैसे लिखना है, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, इस पर वीडियो चाहिए तो वो आपको बहुत जल्दी इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो बने रहना इस चैनल पे। सब्जेक्ट टीचर जो है वो इंटरनल एग्जामिनर 10 मार्क्स देगी, एक्सटर्नल जो है वो 10 मार्क्स देगा। तो स्कूल के पास है ये 20 मार्क, इससे ज़्यादा छेड़छाड़ करनी नहीं है। अटेंडेंस अगर आपका 75% से कम है उसका भी ध्यान रख लेना, रिस्क मत लेना। उसके अलावा कोई और डाउट्स हो सिलेबस रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड लाइक आई सेड, ये सिलेबस 2025 बोर्ड एग्जामिनेशंस का ऑफिशियल वेबसाइट, आपकी जो CIC काउंसिल की वेबसाइट है उसी से ही लिया गया है, वहां से आप देख भी सकते हो, अदरवाइज आप इसको भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। All right, I'll see you in my next video. Till then, keep learning, be kind. Thank you.